क्या भारत को जापान से उस फाइटर जेट इंजन को खरीद लेना चाहिए जो अमेरिकी F-22 रैप्टर के इंजन से हर पैरामीटर पर आगे रह रहा है? कैसा है ये नया जापानीज फाइटर जेट इंजन और क्यों ये इतना खास है? साथ ही जानेंगे कि क्यों अभी तक भारत ने इसे खरीदने का कोई भी प्रस्ताव जापान को नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लावेश जी का सवाल है कि हम जापान से उनके XF9 इंजन को एमका के लिए क्यों नहीं लेते हैं। जापान के बारे में बात करें तो उन्हें हमेशा रशिया और खास तौर पर चाइना की तरफ से चुनौती मिलती रहती है। चाइना तो कई बार जापानीज आइलैंड के नजदीक अपने फाइटर जेट्स को भेज देता है, फिर इन चाइनीज जेट्स को काउंटर करने के लिए जापान अपने F-15 फाइटर जेट्स को उड़ाता है। लेकिन अब चाइनीज फाइटर जेट्स ज्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज के स्टेल्थी जेट J-20 की भी 200 से ज्यादा यूनिट्स चाइना ऑपरेट कर रहा है। तो इन चाइनीज जेट्स को काउंटर करने के लिए जापान ने अमेरिका से F-22 रैप्टर्स मांगे, जिससे स्पीड, मैन्यूवर्स और स्टेल्थ में जापान चाइना की एयरफोर्स को मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन अमेरिका ने जापान को F-22 रैप्टर नहीं बेचे, जबकि जापान इनके लिए ज्यादा कीमत भी देने को तैयार था। इसके बदले अब मजबूरी में जापान 135 F-35 फाइटर जेट्स को अमेरिका से ले रहा है। F-35 स्टेल्थी तो है, लेकिन चाइनीज फाइटर जेट्स जितनी स्पीड और मैन्यूवर्स करने की काबिलियत इसमें नहीं है। अमेरिका का साथ नहीं मिला तो अब जापान खुद का FX नाम का 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, जो चाइना के J-11, J-16, J-20 या J-31 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और स्टेल्थी रहेगा। यह स्पीड और मैन्यूवर्स में भी चाइनीज जेट से आगे रहेगा। जापान ने X2 नाम का एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बनाया ताकि नई जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर सके। लेकिन इसमें लगे दो XF5 इंजन्स में से हर एक मात्र 49 किलो न्यूटन की ही थ्रस्ट जनरेट कर पाता था। इसी कारण चाइना ने जापान के फाइटर जेट प्रोग्राम का खूब मजाक उड़ाया। इसके बाद जापान ने अमेरिका से F-22 रैप्टर का F-119 इंजन लेने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। थक हार कर जापान खुद ही फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने में लगा रहा। जैसे भारत ने बिना किसी एक्सपीरियंस के कावेरी इंजन के रूप में एक बेहतरीन जेट इंजन बनाने की कोशिश की, जो अमेरिका के F-404 इंजन से ज्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर सके। लेकिन जेट इंजन के लिए जरूरी एलॉयज का एक्सपीरियंस ना होने के कारण और अपने एम को ज्यादा ही ऊंचा रखने की वजह से भारत को कावेरी इंजन में कामयाबी नहीं मिल सकी। जापान ने यह गलती नहीं की और धीरे धीरे अपने जेट इंजन्स को ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा थ्रस्ट वाला बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया। पहले F3 बनाया जो सिर्फ 16 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता था, फिर XF3 बनाया जो 30 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता था। इनकी कमियों को दूर करके XF5 इंजन बनाया जो लगभग 50 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पाया। जापानीज इंजीनियर्स इंजन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में लगे रहे और फाइनली वे XF9 जेट इंजन भी बना सके, जो 150 किलो न्यूटन की सर्टिफाइड थ्रस्ट को जनरेट कर रहा है। जापानीज XF9 इंजन F-22 रैप्टर के इंजन से लेंथ और डायमीटर में भी कम है, लेकिन लगभग उतनी ही थ्रस्ट को जनरेट कर रहा है। इसका ड्राई वेट भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फाइटर जेट में कम जगह का इस्तेमाल करके भी उतनी ही थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा जो F-22 रैप्टर का इंजन कर पाता है। इस इंजन ने जापान को बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। XF9 इंजन की बात करें तो यह इंजन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी रखता है, जो जापानीज फाइटर जेट्स को सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की कैपेबिलिटी भी दे सकेगा। XF9 इंजन का साइज छोटा है। यह फाइटर जेट में स्पेस को बचाएगा, जिससे ज्यादा फ्यूल भी कैरी किया जा सकेगा, यानी ज्यादा थ्रस्ट के साथ ज्यादा रेंज भी मिल सकेगी। एक और बेनिफिट देखिए, XF9 इंजन का स्टार्टर जनरेटर 180 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दोनों इंजन कुल मिलाकर 360 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी F-22 रैप्टर और F-35 जैसे जेट से कहीं ज्यादा है, यानी XF9 इंजन की सहायता से जापान अपने फाइटर जेट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले एडवांस्ड रडार्स और दूसरे एवियोनिक्स को लगा सकेगा। इससे जापान के फाइटर जेट्स हर लिहाज से चाइनीज फाइटर जेट से आगे रहेंगे।
अब अमेरिका को भी पता है कि जापान जल्दी ही उनके सबसे खास फाइटर जेट से भी अच्छे फाइटर जेट्स को बना लेगा जो बेहद ही एडवांस रहेंगे। इसलिए जो अमेरिका F-22 रैप्टर जापान को बेचने से मना कर रहा था, वही अमेरिका अब F-22 रैप्टर में F-35 के एवियोनिक्स लगाकर यानी सुपर रैप्टर बनाकर जापान को ऑफर कर रहा है। लेकिन अब जापान को यह सुपर रैप्टर भी नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को जापान से उनका XF-9 इंजन एमका स्टेल्थी जेट के लिए लेना चाहिए? तो अभी के लिए लॉजिकल जवाब रहेगा नहीं, भारत को अभी यह इंजन नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? पहला कारण है हमारी रिक्वायरमेंट। हम जो तेजस MK2, नेवल तेजस यानी टेड BF और स्टेल्थी एमका बना रहे हैं, ये सभी मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं। इनमें सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में हमें 100 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता है। वहीं ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में हमें 200 से लेकर 220 किलो न्यूटन की टोटल थ्रस्ट चाहिए। यानी दो इंजन वाले टेड BF और एमका का हर एक इंजन 100 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट कैटेगरी वाला होना चाहिए, जो साइज में छोटा हो, रिलायबल हो और फ्यूल एफिशिएंट भी हो। ऐसे इंजन के लिए ही फ्रांस और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ बात चल रही है। दोस्तों, कंपैरिजन के लिए अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल के दोनों इंजन्स का टोटल थ्रस्ट 150 किलो न्यूटन ही है, लेकिन राफेल मीडियम वेट कैटेगरी का होने के कारण अंडर पावर्ड महसूस नहीं होता है, बल्कि यह तो काफी फुर्तीला फाइटर जेट माना जाता है। अगर हम सुखोई 30 MKI की कैटेगरी का हैवी वेट फाइटर जेट बना रहे होते तो उसके लिए जापान का XF-9 इंजन सबसे सुटेबल रहता, लेकिन अगले 10 से 15 वर्षों तक भी भारत ऐसा कोई हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट नहीं बनाएगा। हमारे पास वैसे ही लगभग 270 सुखोई 30 MKI जेट्स हैं। हमें इतनी महंगी मेंटेनेंस और कहीं ज्यादा फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर वाले हैवीवेट कैटेगरी के और फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं है। यानी इनडायरेक्टली हमें इतने पावरफुल इंजन की जरूरत ही नहीं है। जापान से इंजन ना लेने का तीसरा बड़ा कारण है रिलायबिलिटी। अभी इस इंजन की टेस्टिंग चल रही है, यह अच्छी थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन इसकी सर्विस लाइफ कितनी है? लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? रेगिस्तान की गर्म हवाओं और लद्दाख जैसी कम ऑक्सीजन वाली हवाओं में इसकी परफॉर्मेंस पर कितना फर्क पड़ता है? इन्हीं सब की टेस्टिंग के बाद ही इसे एक रिलायबल इंजन माना जा सकता है। इस टेस्टिंग में 5 से लेकर 6 वर्ष भी आसानी से लग सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो रशियन इंजन्स भी बेहद पावरफुल होते हैं, लेकिन उनकी सर्विस लाइफ 3000 आवर्स के आसपास ही होती है, जबकि अमेरिकन इंजन्स इससे 2 गुना ज्यादा चलते हैं। दोस्तों, जापान से इंजन ना लेने का एक और कारण है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत अब सिर्फ इंजन खरीदना ही नहीं चाहता है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए, ताकि हम उसे लोकली अपने देश में जितना चाहें उतनी संख्या में बना सकें। इसी कंडीशन के आधार पर फ्रांस और ब्रिटेन से भी इंजन एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत ही अड़ियल रुख अपनाता है और इस बात की पूरी संभावना है कि वे इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करने से साफ मना कर दें। जापान ने तो भारत के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के टेंडर से अपना प्रपोजल सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि वे इसकी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को भारत को नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, अभी हमें वेट करना चाहिए और जब सभी पैरामीटर्स को पास करके यह जापानीज इंजन एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सामने आता है, तब भारत को इसे जरूर खरीदना चाहिए, ताकि एमका स्टेल्थी जेट के नेक्स्ट बैच यानी एमका MK2 में इसे इस्तेमाल करके हम सबसे बेहतरीन स्टेल्थी जेट बना सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।